मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th फिजिक्स के प्रकाश अध्याय के तीसरे भाग में हम लोग बात करते हैं दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह परिपाटी के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या है। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे, जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहते हैं। इस चिन्ह परिपाटी के सहारे हम लोग दर्पण से अलग अलग दूरी पर अवस्थित वस्तुओं के बारे में उनके दूरी के लिए प्लस या माइनस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि दर्पण से संबंधित जो भी हमारा कैलकुलेशन हो वो कैलकुलेशन हमारा सही तरीके से आए। इस परिपाटी के अनुसार दर्पण के ध्रुव को ही मूल बिंदु माना जाता है, यानी कि ओरिजिन मानते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष लिया जाता है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार बिंब को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है, यानी कि जब भी वस्तु को रखा जाएगा वो वस्तु को दर्पण से बाईं ओर रखा जाएगा और वस्तु का जो प्रकाश की किरण है वो बाईं ओर से दर्पण पर आपतित होती है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। जो भी दूरी होगा जो मुख्य अक्ष के समांतर होगा उसको मापने का शुरुआत करेंगे, उसको ओरिजिन मानेंगे हम लोग ध्रुव को। मूल बिंदु के दाईं ओर यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक यानी पॉजिटिव मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव मानी जाती है। तो हम लोग जैसे दर्पण के ध्रुव को ओरिजिन मान लिए तो ओरिजिन से बाईं ओर की दूरियां नेगेटिव और ओरिजिन से दाहिनी ओर की जो दूरियां मापी जाएगी वो सभी पॉजिटिव मापी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। अगर हम लोग ऊंचाई को लेंगे तो ऊंचाई के लिए ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर नेगेटिव मानी जाती है, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ये हमारा एक दर्पण है जिसको ये जो P है मध्य बिंदु है, ध्रुव है, इसको हम लोग ओरिजिन मानेंगे। इस दिशा में दूरी को नेगेटिव लेंगे और ये दाहिनी दिशा में पॉजिटिव, जैसे यहाँ दिखाया गया है, दाईं ओर की दूरी प्लस बाईं ओर की दूरी माइनस, तथा ये हमारा मुख्य अक्ष हुआ। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर अगर लंबवत लेंगे तो ऊपर की ओर ऊंचाई ऊपर की ओर प्लस होगा और अगर नीचे की ओर है तो इसको हम लोग माइनस लेंगे। इस तरह से हम लोग चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए दूरियों और ऊंचाइयों के लिए चिन्ह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग दर्पण सूत्र तथा आवर्धन के बारे में बात करते हैं। गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी बिंब दूरी यानी कि वस्तु की दूरी कहा जाता है, जिसको हम लोग U से दर्शाते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी और इसको हम लोग V से दर्शाते हैं। ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसको F द्वारा दर्शाते हैं। इन तीनों राशियों के बीच एक संबंध है जिसे हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं और ये दर्पण सूत्र इस प्रकार है 1/V + 1/U = 1/F। ये जो फॉर्मूला है इसे अच्छी तरह से याद रखना है, बहुत ज्यादा प्रयोग होता है इस फॉर्मूला का। फिर अगर हम लोग गोलीय दर्पण के वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई को लेंगे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होगा उस अनुपात को m से दर्शाते हैं और इसे कहा जाता है आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन या आवर्धन क्या है? आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात है। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाय बिंब की ऊंचाई h/h। तो यहाँ पर जब वस्तु की ऊंचाई लेंगे तो वस्तु को मुख्य अक्ष के हमेशा ऊपर रखा जाता है, इसलिए यह ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है ये प्लस या माइनस क्या होगा, ये निर्भर करता है कि प्रतिबिंब सीधी बन रही या उल्टी। सीधी बनेगी तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमारा पॉजिटिव होगा और उल्टे प्रतिबिंब के लिए
h का मान नेगेटिव होगा। इन सवालों का हम हल करेंगे और हल करते समय हमें चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करना है। तो कुछ देर बाद हम इसको हल करते हैं। पहले कुछ और टॉपिक्स हम लोग जान लेते हैं, जैसे प्रकाश का अपवर्तन। जान लेते हैं हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, उसके बाद हम लोग फिर चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करते हुए दिए गए समस्याओं का हल निकालेंगे। अपवर्तन एक प्रकाशीय घटना है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के दौरान अपने वास्तविक मार्ग को छोड़कर उससे मुड़ जाती है। इस प्रकाशीय घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। यदि प्रकाश की किरणें किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर, तथा यदि सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर की दिशा में मार्ग परिवर्तित करती है। तो माध्यम के बारे में जान लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं प्रकाश जब चलती है तो उसके लिए एक माध्यम का होना ऐसे तो जरूरी नहीं है। ये वैक्यूम यानी कि निर्वात से होकर भी एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है, लेकिन जब ये माध्यम से होकर जा सकती है, जैसे कि हवा यानी कि वायु का माध्यम हो गया, कांच हुआ, या पानी के माध्यम से जाती है, तो जब माध्यम में परिवर्तन करता है तो अपने जो नॉर्मल पाथ है यानी कि वास्तविक मार्ग को वो नहीं फॉलो करके वहां से वो मुड़ जाती है। तो मुड़ेगी किधर, ये निर्भर करता है कि किस माध्यम से किस माध्यम में जाते हैं। जैसे कि किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर अगर जा रही है तो आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है उस अभिलंब की दिशा में मुड़ेगी, और यदि सघन से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर की दिशा में मुड़ जाती है। जैसे एक आयताकार कांच के स्लैब से होकर अपवर्तन को यहाँ दिखाए हैं। ये एक हमारा स्लैब है, इसमें EF रेखा इस बिंदु O पर आपतित होती है, N एंड S यहाँ पर अभिलंब है। तो इसका वास्तविक मार्ग को हम इस दिशा में दिखाए हैं। अगर ये वास्तविक मार्ग में जाती तो P में निकलती है, लेकिन क्योंकि ये हवा से कांच के माध्यम में आ रही है तो यहाँ पर माध्यम में परिवर्तन हो रहा है। हवा जो है कांच की तुलना में विरल माध्यम है, तो यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो ये अविलंब की ओर थोड़ा सा झुक गई, और ये जो है इस ओडेस के रास्ते तक कांच के इस स्लैब के बॉर्डर तक पहुंचती है। फिर यहाँ से सघन से फिर विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर जो एक अविलंब हुआ, इस अविलंब से दूर की ओर ये मुड़ जाती है। तो यहाँ देखा जा सकता है कि ये जो इसका वास्तविक मार्ग और दो बार अपवर्तन के बाद जिस मार्ग को ये प्राप्त किया, तो ये दोनों मार्ग एक दूसरे के समांतर होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रकाश की किरणें जब माध्यम में परिवर्तन करती है तो उसके मार्ग में परिवर्तन होता है। तो हम लोग पढ़े थे इससे पहले परावर्तन के नियम, उसी प्रकार अपवर्तन के भी कुछ नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक तल में होते हैं। ये हुआ आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर तल में दिखाया गया है। और दूसरा है प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। ज्या को हम लोग कहते हैं साइन। तो अगर हम लोग आपतन कोण को यहाँ पर I1 से और अपवर्तन कोण को R1 से, यहाँ पर आपतन कोण को I2 और यहाँ पर R2 से दर्शाए हैं। सपोज कि हम लोग आपतन कोण को I से दर्शाते हैं और अपवर्तन कोण को R से, तो साइन ऑफ I डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R का जो वैल्यू है ये कांस्टेंट होगा, यानी कि स्थिरांक होगा। और ये जो नियम है, इस नियम को कहते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। ये स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष में अपवर्तनांक कहते हैं। ये अपवर्तनांक जो है ये प्रकाश के अवधारणा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल यहीं तक हम लोग देखते हैं, और अब आगे देखते हैं हम लोग कि इस प्रकार चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करके हम परावर्तन से संबंधित समस्याओं का
हल कर सकते हैं। 10.1 में उदाहरण 10.1 में बताया गया है कि एक ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 3 मीटर दिया है और दर्पण से वस्तु की दूरी है 5 मीटर, यानी कि बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। हमें ज्ञात क्या करना है? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना, प्रकृति और साइज। तो हम एक उत्तल दर्पण यहाँ पर बनाते हैं जिसमें पी ध्रुव है, एफ मुख्य फोकस और सी वक्रता केंद्र। ए भी यहाँ पर वस्तु है जो कि पी से 5 मीटर की दूरी पर है। पी से बाईं ओर स्थित होने के कारण यू का मान जो है -5 मीटर होगा। आर पी से सी का दूरी है जो कि ध्रुव से दाईं ओर है, तो हम लोग यहाँ पर 3 मीटर जो है प्लस में लेंगे। आर के मान से हम एफ का मान निकाल सकते हैं। एफ बराबर r/2 होता है, तो 1.5 मीटर होगा। अब दर्पण सूत्र से 1/v बराबर होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ u और f का मान रखते हैं और इसको हल करते हैं, तो हमें 1/v बराबर 13/15 मिल रहा है, यानी कि v बराबर होगा 15/13, 1.15 मीटर। यहाँ से आवर्धन का सूत्र m बराबर -v/u इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हम लोग -v/u इस्तेमाल करेंगे तो v और u का मान रखने से m का मान हमें 0.23 मिलता है। आवर्धन का एक दूसरा सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो ये 0.23 होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर वस्तु की ऊंचाई की 0.23 गुनी, अर्थात प्रतिबिंब आभासी होगा, छोटा होगा, जो कि वस्तु के आकार का 0.23 गुना होगा और प्रतिबिंब की दूरी 1.15 मीटर होगा। चित्र में जो A' B' दिखाया गया है ये प्रतिबिंब है। अब हम चलते हैं उदाहरण 10.2 में, जहाँ पर दिया कि 4 सेंटीमीटर साइज का वस्तु है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर एक अवतल दर्पण बनाते हैं जिसमें P ध्रुव है, ए भी वस्तु है, A' B' प्रतिबिंब बना है। P से F का दूरी यहाँ दिया है 15 सेंटीमीटर, जो कि माइनस में होगा ध्रुव से बाईं ओर होने के कारण। प्रतिबिंब का साइज यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया है जो कि h का मान है, और वस्तु की दूरी है 25 सेंटीमीटर, ये भी माइनस में होगा। अब दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u बराबर 1/f, u का मान -25 और f का मान -15 रखते हैं। जब इसको हम लोग हल करते हैं तो v का मान मिलता है -75/2, जो कि -37.5 सेंटीमीटर होगा, यानी कि प्रतिबिंब दर्पण से बाईं ओर होगी, जो कि दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। माइनस साइन बताता है कि दर्पण से बाईं ओर प्रतिबिंब बन रहा है। फिर आवर्धन सूत्र से हमें मिलता है m बराबर h' बटा h = -v/u। तो h का मान यहाँ 4 रखते हैं, v और u का मान रखते हैं और इसको सोल्व करते हैं। h' बराबर मिलेगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनता है 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु से बड़ी बनेगी क्योंकि वस्तु का आकार यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब का आकार 6 सेंटीमीटर। यह प्रतिबिंब एक वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब का आकार 6 सेंटीमीटर है। तो यह सवाल था कि पर्दे को कहाँ रखा जाए, तो पर्दे को दर्पण की ओर बाईं ओर 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर प्रतिबिंब मिलेगा। तो ये थे सवाल।